नमस्कार बच्चों, तरुण शर्मा यार बेटे क्लास 12 बायोलॉजी का एक और टॉपिक आया दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मींस मेथड्स व्हिच कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, ऐसे मेथड जो प्रेगनेंसीज को रोक सके। देखो हुआ क्या, हमारे पास जो हमारी अवेयरनेस थी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो अवेयरनेस हमने धीरे धीरे इंक्रीज करी। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं मैं, वो अवेयरनेस इंक्रीज हुई। क्या अवेयरनेस? हाउ द सिस्टम वर्क्स, हाउ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्क्स, हाउ द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस, कैसे प्रेगनेंसी हो रही है, कैसे हमारा फिर लैक्टेशन होता है, कैसे पार्चुरेशन होता है, ये सब चीजें हमने अवेयर करी। प्लस इसके साथ साथ, इस अवेयरनेस के साथ साथ हमने स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, स्पेशल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराई, मेडिकल हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराए गए, मेडिकल डॉक्टर्स प्रोवाइड कराए गए, अच्छी खासी एक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दी। अवेयरनेस बढ़ी लोगों में और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा मजबूत हुआ। तो इन दोनों के हाई होने की वजह से, अच्छा खासा इनको लोगों को पता चलने की वजह से, जानकारी बढ़ने की वजह से दो चीजों पर बड़ा इंपैक्ट आया। क्या इंपैक्ट आया? पहला इंपैक्ट आया कि हमने एमएमआर और आईएमआर को बिल्कुल डाउन कर दिया। एमएमआर आईएमआर क्या है? मदर मोर्टालिटी रेट और आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अक्सर क्या होता था प्रेगनेंसीज के टाइम पर, हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो या तो मदर मोर्टालिटी रेट मतलब डेथ रेट, बट प्रेगनेंसीज के टाइम पर या पार्चुरेशन के टाइम पर मदर की मोर्टालिटी, मदर की डेथ, या फिर पार्चुरेशन के बाद बच्चे की, इन्फेंट जो है हमारा, उसकी मोर्टालिटी। ये हमारी मोर्टालिटी रेट बहुत हाई थे, बट अवेयरनेस बढ़ने की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर देने की वजह से ये हमारा जो जो एमएमआर है और आईएमआर है ये बहुत तेजी से गिर गए। इनके गिरने की वजह से क्या हुआ? बर्थ रेट तेजी से बढ़ने लगा वर्ल्ड वाइड, और बर्थ रेट तेजी से बढ़ने की वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। क्या हो गया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमारा एमएमआर ये बहुत तेजी से गिरा। अब कोई डेथ नहीं होती, पहले होती थी डेथ प्रेगनेंसीज के दौरान। आईएमआर, ना ही कोई अब बच्चा मरता, ना ही किसी इन्फेंट की डेथ होगी, ये तो हमारे हो गए डाउन। और इसकी वजह से बर्थ रेट क्या हो गया? बर्थ रेट टू मच इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज इतना जबरदस्त तरीके से हुआ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया बेटे। दैट कॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर्ल्ड वाइड। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं डाटा जो एनसीईआरटी की बुक में डाटा दिया हुआ है, उस डाटा की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। देखो एक डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में भी, वर्ल्ड की केस में अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी तक पॉपुलेशन वर्ल्ड की थी केवल 2 बिलियन। सन 2000 आते आते ये पॉपुलेशन बढ़कर के हो गई 6 बिलियन, और 2011 के सेंसस में आते आते ये पॉपुलेशन हो गई 7.2 बिलियन। मतलब मात्र 100 साल में 3 गुना पॉपुलेशन। 1900 से 2000 आते आते 2 बिलियन थी और 6 बिलियन, ट्रिपलेट हो गया, मतलब 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ी। प्लस इसी के साथ क्या, अगर हम इंडिया की देखूं मैं, 1947 जब देश आजाद हुआ पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। उसके बाद 2000 आते आते पॉपुलेशन हो गई हमारी 1 बिलियन। हम भी अरबपति हो गए, हम भी अरबपति हो गए 2000 आते आते। और 2011 आते आते हम हो गए 1.2 बिलियन। मतलब 1 अरब 21 करोड़ की आबादी हमारी 2011 के सेंसस में। और जो 2021 में सेंसस होना था, जो चल रहा है, जो नहीं हो पाया था, अब जो चल रहा है उसमें हमने सभी को तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ करके हम टॉप पर आ गए और किसके मामले में? पॉपुलेशन के मामले में। बेटा जरा सोच करके देखो, अगर पॉपुलेशन इतनी तेजी से ही बढ़ेगी तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाओगे? हम आप हमारी जो बेसिक खाना पानी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम वो भी पूरी नहीं कर पाएंगे अगर पॉपुलेशन इसी तेजी से बढ़ती है तो। क्या? फूड की प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम, शेल्टर की प्रॉब्लम, जॉब्स की प्रॉब्लम, क्लोथ्स की प्रॉब्लम, पहनने को कपड़े भी नहीं मिलेंगे। जो अर्बन सिविलाइजेशन में हमने अपना देखा है कपड़े पहनने का सिस्टम,
क्लियर हो रही है बात? तो अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी तेजी से बढ़ती है तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट, दाना पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। आरसीएच प्रोग्राम के द्वारा हमारे इंडिया के केस में जो है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो दिया गया है वो लेस देन 2% है, एनसीईआरटी की किताब में लिख रहा है। और ये एनसीईआरटी की जो लेस देन 2% की जो पॉइंटों में होना चाहिए वो 2% के करीब जा रहा है। ये अलार्मिंग ग्रोथ है, अलार्म बजा रहा है, सुधर जाओ। अब भी अगर पॉपुलेशन नहीं रोकी गई तो फिर पॉपुलेशन का विस्फोट तय है, और उस पॉपुलेशन को रोकने के फिर हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? फिर नहीं रुकने वाली पॉपुलेशन, अगर अभी रोक ली तो रोक ली, फिर तो आगे तो बढ़ेगी बढ़ेगी, टॉप पे तो अभी जा रही है। क्लियर हो रही है बात? तो वी आर ऑन द टॉप इन केस ऑफ पॉपुलेशन। चाइना था, चाइना को बीट करके हम आगे निकल गए। क्या रखा, क्या करेगा चाइना हमारे सामने। अच्छा, तो ये रेट की बात हो गई। आगे आ जाओ। आरसीएस प्रोग्राम में जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, उन्होंने एक स्लोगन बनाया। क्या उन्होंने प्रमोट किया? किसको प्रमोट किया? स्मॉल फैमिलीज को। उन्होंने एक स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो, मतलब छोटी फैमिलीज को बना करके रखो। छोटा परिवार सुखी परिवार। कोई काम नहीं करता, ये स्लोगन काम नहीं हुआ, पॉपुलेशन दबा करके बढ़ रही है। अब एक फिर आता है कि सर ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हमारे सामने खड़ी हुई हैं, ये डाटा हमारे सामने इतना जबरदस्त तरीके से है, तो फिर हम कैसे बचें, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें? क्लियर हो रही है बात? तो बायोलॉजिकल मेथड which can control that population explosion is known as contraception। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ठीक होगी बात? 5-6 तरीके हैं बेटे हमारे पास मेथड, जिनसे हम, अगर जिनको हम अप्लाई करें तो हम प्रेगनेंसीज को स्टॉप कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। आओ शुरू करते हैं फटाफट। पहला मेथड देखते हैं क्या है हमारा, नेचुरल मेथड। पहला मेथड क्या है? नेचुरल मेथड। फर्स्ट मेथड इज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब, नेचुरल मेथड एक ऐसा मेथड जिसमें हमें किसी और एडिशनल चीज की जरूरत ना पड़े, किसी डिवाइस की जरूरत ना हो, किसी मेडिसिन ड्रग जो हम लेते हैं किसी उसी की चीज की जरूरत ना हो। मतलब बाहर से कोई नहीं हमें चीज की जरूरत, बट हमें अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है वो प्रॉपर पता होनी चाहिए, तो हम नेचुरली प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक है? तो इसमें पहला दिया हुआ है क्या हमारे पास, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये दिया हुआ है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मींस पीरियड्स which relates with the female reproductive system। फीमेल की अगर हम बात करें तो ध्यान दो, इधर आ जाओ। फीमेल की बात करें तो हम, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में कवर हो जाती है, और एक एग 28 दिन में बनाते हैं। कितने फेज में पूरी हो रही है? 4 फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। 4 फेज में ये पूरी हो रही है। कितने दिन चलेगा? 5 से 7 दिन, फॉलिक्यूलर 10 से 12 दिन, ओव्यूलेटरी 1 दिन, ल्यूटियल फेज फिर 12 से 14 दिन। अगर हम इनकी जानकारी रखें कि किस दिन कौन सा फेज स्टार्ट हो रहा है और उसी डेट से कैलकुलेशन अपनी कर लें, तो हम पता कर लेंगे कि फर्टिलाइजेशन वाला पीरियड, जो फर्टाइल पीरियड है, वो कब आएगा। ध्यान रखना, हमारे पास ये एक ओवरी है फीमेल के केस में, तो 5 से 7 दिन चलता है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स चलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पिछली साइकिल का बचा हुआ सारा पार्ट एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है? एक्सक्रीट आउट हो गया, फिर ये फेज खत्म, ये फेज शुरू हो जाता है। फिर इस फेज में क्या करेंगे हम? एग बनाएंगे। इस फेज में एग बनेगा, एग बनने के बाद फिर ये फेज शुरू होगा। इस फेज में एग कहां बना? ओवरी के अंदर ही तो बनेगा। ओवरी में एग बन गया, ओवरी के ऊपर क्या है हमारे पास? फैलोपियन ट्यूब। इस फेज में जाकर के एग ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जा पहुंचेगा, एम्प्यूला में, और बैठ के इंतजार करेगा 2 दिन। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। इन्हीं 2 दिन के अंदर हम, जो 24 से 48 घंटे का समय है, इसके अंदर ही हम अगर स्पर्म का डिपोजिशन रोक दें
हम स्पर्म का डिपोजिशन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ना करें तो हम प्रेगनेंसीज को नेचुरली रोक लेंगे। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि सर आपने कह दिया, हमने मान लिया, हमें कैसे पता पड़े कि किस तारीख में, डेट की बात कर रहा हूं मैं, किस तारीख में एग निकल करके यहां से यहां आएगा? तो सिंपल सा तरीका एक ध्यान रखना, क्या, जिस तारीख में मेंस्ट्रुअल फ्लो खत्म हो, मतलब जिस तारीख में हमारा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो, मतलब हमने पिछली साइकिल का जो मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट करा है, सपोज करें हम कह रहे हैं कि 4 तारीख में मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स खत्म हो गए हैं, 4 मार्च को ले लेते हैं हम। ये कब खत्म हुए? 4 मार्च में ये स्टॉप हो गए, ठीक है। तो 5 मार्च से फिर ये फेज शुरू हो जाएगा, 5, क्योंकि इसके बाद ये फेज आएगा, ये खत्म हो गया फेज, तो ये फेज शुरू, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 12 दिन हो गए, 12 दिन ये फेज चला। 17, फिर 17 के बाद 18 में ये शुरू हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड सो ऑन। जब फिर उसके बाद यही फेज आ जाएगा दोबारा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, हमें पता चल गया कि 4 मार्च में ये बंद हुआ था मेंस्ट्रुअल फेज हमारा, उसके बाद 12 दिन ये चल गया, उसके बाद आई 17 तारीख, मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 तारीख में हमारा कौन सा फेज है? ओव्यूलेटरी फेज। मतलब 17 मार्च वो दिन है जिस दिन एग यहां से निकल करके कहां पहुंचेगा? फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। मतलब ये वो टाइम पीरियड आ गया निकल करके जिस टाइम पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। इस टाइम पर अवॉइड करना डिपोजिशन ऑफ स्पर्म। कैसे? अब एक काम करेंगे सर, 17 में ही होगा ये काम, तो 17 से कुछ दिन पहले ले लो, 17 के कुछ दिन बाद ले लो। क्या पहले ले लो? 3 दिन ये पहले ले लो और 3 दिन ये बाद ले लो, तो ये 7 डेज ये निकल करके आ गए, ये वाला और ये वाला, ये आ गए कितने दिन? 7 डेज। ये 7 डेज को कह रहे हैं हम फर्टाइल पीरियड। क्या बोला गया इसे? फर्टाइल पीरियड। इस फर्टाइल पीरियड में डिपोजिशन ऑफ स्पर्म ना करें। बाकी सारा पीरियड बचा हुआ, ये वाला पहले बचा हुआ पीरियड और फिर ये बाद का बचा हुआ पीरियड, ये है सेफ पीरियड। ये भी सेफ और ये भी सेफ, ये सेफ पीरियड है। तो स्पर्म का डिपोजिशन फर्टाइल पीरियड के टाइम पर, जो मैंने निकलवाई कैलकुलेशन ऐसे करके देख रहे हैं ना, ये निकलवाई है, इस टाइम पर हम स्पर्म का डिपोजिशन रोक लें, बाकी टाइम पर स्पर्म का डिपोजिशन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम नेचुरली प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक हो गई बात? आ जाओ आगे, इसमें नेचुरल में और क्या तरीका हो सकता है? तो दूसरा तरीका है इसका हमारे पास विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड मतलब in the process of coitus, withdrawal of penis just before the ejaculation of sperm। मतलब स्पर्म के ejaculation से पहले स्पर्म पेनिस का विड्रॉल करा लें और नेचुरली प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करा लें। ये सिंपल सा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है इसमें जो दिया हुआ है बुक में? वो दिया हुआ है लैक्टेशनल एमेनेरोइया। लैक्टेशनल एमेनेरोइया मतलब जब तक पार्चुरेशन के बाद मिल्क बनेगा। मिल्क कब बनता है? पार्चुरेशन के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे मदर का ब्रेस्ट फीड करके मिल्क फीड करता है। जब तक इंटेंस प्रोलैक्टिन आएगा, जब तक इंटेंस मिल्क की प्रोडक्शन होगी, तब तक और हार्मोन काम नहीं कर सकते जब तक प्रोलैक्टिन अग्रेसिवली टॉप पर है। वो अग्रेसिवली टॉप पर है, मिल्क बना रहा है, ठीक है, तो और हार्मोन काम नहीं कर रहे, और हार्मोन काम नहीं करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होने देंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो आगे का प्रोसेस क्या होगा? ना कोई फर्टिलाइजेशन, ना कोई प्रेगनेंसी। क्लियर हो रही है बात? पर ये बात ध्यान रखना, लैक्टेशन में केवल ये बात एनसीईआरटी में भी शब्द लिखा हुआ है कि जब तक हम इंटेंस मिल्क बना रहे हैं, मतलब हाई अग्रेसिव मोड में हम जो मिल्क बना रहे हैं, तब तक की बात है ये। जैसे ही प्रोलैक्टिन डाउन होता है, अभी आप कहेंगे सर ये इंटेंस कब तक होगा? तो WHO 6 महीने कहता है इसको। अभी फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है, हो सकता है कि 3 महीने तक इंटेंस हो और हो सकता है ये 10 महीने तक इंटेंस चला जाए। क्लियर हो रही है बात? तो दीज आर द 3 मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसीज। किसके बिना? बिना किसी भी चीज के, हम बिना किसी चीज के 3 ये तरीके ऐसे हैं जिनसे हम प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। बट
अगर ये तरीके हम जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कह रहे हैं बेटे, इसमें अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। समझ में आ गई बात? आ जाओ आगे दूसरा तरीका देखते हैं। अब ये तो हो गया सर, ठीक है, ये तो हमें पता होनी चाहिए, ये चीजें जानकारी इसकी करनी पड़ेगी, इसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाकर के बात होगी। कोई ऐसा तरीका जिससे हमें नॉलेज की जरूरत ना हो? तो आगे आने वाले जितने भी मेथड है वो सारे ऐसे हैं जिसमें नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा मेथड, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है? बैरियर मेथड मतलब हमने मेल के केस में भी यही हमारे पास, और यही हमारे पास फीमेल के केस में भी है। कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स मींस दीज आर रबर शीट और लेटेक्स मटेरियल, मतलब लेटेक्स और रबर शीट के बने हुए मटेरियल है जो दोनों मेल फीमेल के लिए मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इनको क्या करना है, जैसे मेल के केस में तो रोल्ड ओवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज शिफ्टेड इन द वजाइना अप टू द सर्विक्स। फीमेल में वहां पर लग जाएगा ये। तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट एज ए बैरियर, एक बैरियर की तरह काम करते हैं। मान लो इधर एग है, ओवम है, इधर स्पर्म है, तो स्पर्म को और एग को फ्यूज नहीं होने देंगे, बीच में बैरियर खड़ा हुआ है, ये रबर की शीट। क्लियर हो रही है बात? तो दीज आर द बैरियर्स मेथड। ये बैरियर मेथड होगा दोनों के लिए। फीमेल के केस में हमारे पास और चीजें भी हैं, जैसे सर्वाइकल कैप, जैसे कि डायफ्राम, और जैसे कि बोल्ट कैप। ये ओनली फॉर फीमेल्स, ये तीनों चीजें ओनली फॉर फीमेल्स अवेलेबल है। तो ये दूसरा तरीका है कि हम यूज करें बैरियर्स को, तो हम प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करा लेंगे, क्योंकि ये बीच में आकर के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको रोक देता है। ठीक है, दो तरीके हो गए। और कोई तरीका है सर? हाँ बिल्कुल है मेरे बच्चों। तीसरा तरीका देखते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तीसरा तरीका वो है आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मतलब ऐसी डिवाइसेस जो यूट्रस में इंप्लांट करी जाए बाय द स्पेशल पर्सन और एक्सपर्ट पर्सन और डॉक्टर। आप खुद नहीं कर सकते इस काम को, हमें जाकर के करवाना ही पड़ेगा। आईयूडीज को तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। आईयूडीज पहली कैटेगरी नॉन मेडिकेटेड, दूसरी कैटेगरी मेडिकेटेड, और वी कैन से कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और लास्ट वन इज हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। क्लियर होगी बात? तीन तरीके की होती हैं। आ जाओ पहले से शुरू करते हैं। नॉन मेडिकेटेड मतलब ये एक रबर और लेटेक्स शीट की बनी हुई चीज होती है, जिसमें एक एग्जांपल है हमारे पास लिपस लूप। ये रबर का सब्सटेंस होता है बेटे, इस शेप का होता है, और ये शेप का जाकर के यूट्रस में इंप्लांट कर दिया जाता है। ये फिजिकली मतलब कोई ड्रग, कोई केमिकल या कोई चीज नहीं है, फिजिकली स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है, रोकता है, स्टॉप करता है। क्लियर हो रही है बात? ये बात हो गई इसके केस में नॉन मेडिकेटेड। एग्जांपल क्या है इसका? लिपस लूप। एग्जांपल क्या है इसका? लिपस लूप। ये नॉन मेडिकेटेड है। ठीक हो गई बात? अब आ जाओ आगे। तो इसमें बात, इसमें जनरल सी बात है, कोई समझने की ऐसी खास बात नहीं। आगे आ जाओ। कॉपर रिलीजिंग ना समझना है हमें ढंग से। कॉपर रिलीजिंग में हमारे पास जो बुक में दी हुई है तीन चीजें दी हुई है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। इससे पहले कि मैं इन तीनों में आगे बढ़ूं, एक चीज कॉमन इन तीनों के लिए सुन लो। ये तीनों की तीनों आईयूडी कॉपर आयन Cu++, उन्हें रिलीज करती हैं, और कॉपर आयन्स स्पर्म्स के लिए पॉइजन होते हैं जो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो सिंपल सा एक इनका नियम है काम करने का। स्पर्म्स आएंगे, उन्हें खा जाओ, उन्हें आगे बढ़ करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने ना दो। यूट्रस में ये बैठे हुए हैं। क्लियर हो रही है बात? इंप्लांट कहां होंगे? यूट्रस में, ध्यान रखना। अब CUT, इसको CUT क्यों नाम दिया? क्योंकि इसकी शेप जो होती है ना बेटे टी जैसी होती है, और इस टी पर कॉपर वायर लिपटा हुआ है। ये
इट इज जस्ट लाइक दैट, ये थ्रेड है कॉपर वायर के नीचे। क्लियर हो गई बात? तो जैसे द सीयूटी के ये टी शेप का प्लास्टिक का इक्विपमेंट है, उस पर हमारा कॉपर वायर हमने लिपेटा हुआ है जो कॉपर आयंस को रिलीज करेगा। ऐसे CU7 है तो ये इसकी शेप 7 जैसी है, इसकी ऐसी शेप होती है, इस पर भी कॉपर वायर लिपटा हुआ है, ये बन रहा है ना 7 जैसी शेप होती है तो CU7 लग दिया। ये भी कॉपर आयन से रिलीज करेगी, कॉपर आयन Cu++, ध्यान रखना केवल कॉपर आयंस के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि कॉपर का वायर कॉपर ही निकालेगा और कुछ नहीं निकालने वाली, एल्यूमिनियम नहीं निकालेगा। वो बात समझ में आ गई? तो कॉपर रिलीज हो रहा है। अब आ जाओ मल्टीलोड 375, ये भी ऐसा ही है पर ये हुक जैसा है कुछ इसका स्ट्रक्चर, ये हुक जैसा स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ से, इसमें फिर ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ है और इस पर भी ये कॉपर वायर लिपटा हुआ है। अब इसको नाम दिया मल्टीलोड 375। क्यों 375? क्योंकि इसमें 375 मिलीमीटर स्क्वायर का कॉपर वायर प्लास्टिक के वायर के ऊपर लिपटा हुआ है, इसलिए इसको नाम दे दिया मल्टीलोड 375। काम करने का सेम तरीका, क्या छोड़ना है? Cu++ कॉपर आयंस रिलीज करने, और कोई तरीका नहीं दूसरा। ध्यान रख लेना। काम कैसे करेंगे? ये सारी की सारी आईयूडी ये लेंगे, स्पेशल पर्सन डॉक्टर लेंगे और इसको आपको इम्प्लांट कर देंगे यूट्रस में, वहां पर ये रेगुलरली कॉपर आयंस को रिलीज करते रहेंगे। कॉपर आयंस 3 तरीके से काम करेंगे फिर अब आगे। क्या? पहला तो ये स्पर्म के लिए पॉइजन, फैगोसाइटोस किल करेंगे और खा जाएंगे। दूसरा उनकी मोर्टेलिटी वो खत्म कर देंगे। तीसरा ये क्या करेंगे, जो हमारा यूट्रस है उसको अनफेवरेबल, जो एंडोमेट्रियम है उसको अनफेवरेबल बना देंगे इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, इनसे बचा करके स्पर्म चला भी जाता है, तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तीसरा ये, तो ये हर हाल सूरत में पहले तो फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे, अगर फिर भी वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ तो सेकंड चेक, दूसरा पहला चेक तो रोकना ही था, दूसरा चेक क्या है? अब हो गया भैया, पहले चेक में फेल हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो दूसरा चेक नहीं होने देंगे, क्या? इम्प्लांटेशन। क्लियर हो रही है बात? तो बड़ा स्पेशल काम करते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाओ, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ये क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास 2 है बेटे, एक है प्रोजेस्टासाइड और दूसरी है LNG-20। प्रोजेस्टासाइड अर्लियर यूज करी जाती थी, पहले यूज करी जाती थी, आज के दिन में ये मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती आसानी से, तो ये ओल्डेस्ट टेक्निक होगी, ओल्डेस्ट वन था। अब हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है LNG-20, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। इसका क्या नाम है पूरा? लीवोनॉर्जेस्ट्रल। LNG तो बना लीवोनॉर्जेस्ट्रल से, आगे लिख रहा है 20 का क्या मतलब है? 20 मतलब 20 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम हार्मोन रिलीज करा जाएगा डेली इन द यूट्रस। 20 माइक्रोग्राम हार्मोन डेली यूट्रस में रिलीज किया जाएगा, इसीलिए इसके आगे लिख दिया 20। तो ये हो गया LNG-20। या तो हार्मोन यही रहेगा लीवोनॉर्जेस्ट्रल, या फिर हम इसको और जो कहते हैं हार्मोन कौन सा है, तो वो है दैट इज प्रोजेस्टिन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टिन। ये और प्रोजेस्टिन और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल एक ही कहानी है बेटे। क्लियर हो रही है बात? तो ये डेली इस हार्मोन को रिलीज करेगा। क्या होगा इसकी वजह से? इसकी वजह से फिर वही कहानी, क्या? ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए हमेशा अनफेवरेबल रखेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकता जब तक ये काम कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब आ जाओ, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर कहूं, ये तो स्ट्रक्चर इनकी तो देख ली, ये तो यूट्रस में फिट हो जाएंगे। इनकी अगर मैं स्ट्रक्चर कहूं तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? इनकी स्ट्रक्चर भी ऐसी है हार्मोनल वालों की, बट इसमें क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसमें हार्मोन भरा हुआ है। कैसे? देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसे है कि ये ऊपर से तो ऐसी स्ट्रक्चर है, फिर नीचे आओगे तो एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में क्या भरा हुआ है? ये हार्मोन भरा हुआ है। ये यहां पर हमने कॉपर वायर लगा दिया था, यहां हमने हार्मोन लगा दिया। तो दीज आर द आईयूडीज। ये आईयूडीज है कौन सी?
पहले हमारे पास नॉन मेडिकेटेड, फिर कॉपर रिलीजिंग, मेडिकेटेड और फिर हार्मोनल रिलीजिंग। तीनों का ही काम क्या है? एक पहला तो काम है कि हमें फर्टिलाइजेशन रोकना है, और दूसरा काम यह है कि यूट्रस को तो ये इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल ही बेकार करे रखती हैं। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है ना, वो होनी चाहिए थिक, मोटी, इम्प्लांटेशन के लिए, उसे बना देते हैं पतला। और अगर पतली एंडोमेट्रियम होगी तो इम्प्लांटेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? आ जाओ अगला तरीका। और क्या तरीका हो सकता है? इससे जुड़ा हुआ, इस इम्प्लांटेशन से जुड़ा हुआ, आईयूडी से जुड़ा हुआ एक और तरीका है जो हमारी बुक में भी दिया हुआ है, केमिकल मेथड। इसी आईयूडी में मैं वो समझा देता हूं। चौथा तरीका केमिकल मेथड, वो क्या है बेटे? हमारे पास मार्केट में स्पर्मिसाइडल जेली, फोर्थ वन इज केमिकल्स। तो केमिकल मेथड यही समझ लेते हैं इसे भी। हमारे पास स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम और स्पर्मिसाइडल फोम अवेलेबल है। दीज आर द मिक्सचर ऑफ एसिड्स, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उन एसिड्स का मिक्सचर है ये। क्रीम की फॉर्म में, जेली की फॉर्म में और फोम की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, ओनली फॉर फीमेल्स। ध्यान रखना, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यूट्रस किसके पास है? फीमेल के, तो ये भी केवल फीमेल्स के लिए है। क्लियर हो रही है बात? दीज केमिकल मेथड इट इज ओनली फॉर फीमेल्स। तो फीमेल्स इनको यूज करके यूट्रस का एसिडिक नेचर इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये और इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी बिफोर द क्वार्टस। दीज थिंग्स आर यूज्ड बिफोर द क्वार्टस, मतलब हम क्वार्टस से पहले हम इसको वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, विच कैन इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर देगा? द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल दीज आईयूडीज एंड द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म है उन्हें हम किल करने में आसानी हमें और ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? तो ये केमिकल मेथड है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक, 4 तरीके हो गए। और कोई तरीका सर? चारों तरीके सही है। आगे अब और कोई तरीका हो सकता है क्या जिससे हम प्रेगनेंसीज को रोक लें? अब आती है पिल्स कि जी हमें कुछ नहीं करवाना, हमें ये इम्प्लांट नहीं लगवाना, इम्प्लांट नहीं लगवाना मत लगवाओ, आईयूडीज नहीं लगवानी, नहीं लगवाओ, अब क्या कर लो? तो पिल्स खा लो। नेचुरल, पहला तो नेचुरल तरीका था, नेचुरल सीख लो। अगर वो सीखा जाए, नहीं सीखा जा रहा तो फिर बैरियर यूज करो। बैरियर भी यूज नहीं हो रहे तो परमानेंट आईयूडी लगवा दो। हाँ, आईयूडी के केस में एक चीज और, परमानेंट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये लंबे समय के लिए लगती है, 5 साल, 8 साल, 10 साल लगवा लो, वो भी नहीं लगवा पा रहे तो भैया आप क्या करें? आप एक काम करो, तो फिर गोलियां खा लो, पिल्स खा लो, ओरल पिल्स। हमारे पास मार्केट में, हमारे पास 5th वन इज ओरल पिल, ये भी अवेलेबल है। क्या? प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है उनका कॉम्बिनेशन, या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन, ये देखिए वो अगर हम नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और आर्टिफिशियली यदि सिंथेसाइज करके बनाया जा रहा है तो फिर वो हो गया प्रोजेस्ट्रोजेन। क्लियर हो रही है बात? ये ध्यान रखना। तो प्रोजेस्ट्रोजेन या तो ओनली, खाली इसकी गोलियां, या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन प्लस एस्ट्रोजेन, इन दोनों का कंबाइंड मिक्स, इन दोनों की मिक्स गोलियां, या तो खाली इसकी या इसकी मिक्स गोलियां रेगुलर लेनी पड़ेगी। किस, कब, कैसे कैसे? इसका सिनेरियो है 21 डेज, 7 डेज, 21 दिन खाओ इन गोलियों को और 7 दिन ना खाओ। जब तक आप इनको खाएंगे, अब सर कब से कब तक खानी है, 21 दिन कब से शुरू होंगे? तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो जो आपका हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में चल रहा है, वो जब तीसरे चौथे दिन पर पहुंचे, मतलब जब उसके एंड होने के करीब हो, तब से शुरू करके 21 दिन खानी है, तब से शुरू करके, और फिर 21 दिन बाद 7 दिन क्विट रखनी है, नहीं खानी। तो वी कैन नेचुरली, वो सॉरी नेचुरली नहीं, बाय द हेल्प ऑफ पिल्स, तो हम प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात? 21 दिन खाओ, 7 दिन ना खाओ। अगर बीच में स्किप हो गई कि सर मैं भूल गई, 2 दिन नहीं खा पाए, 3 दिन नहीं खा पाए, तो ये फिर फेलियर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? इनकी डोज रेगुलर ही लेनी पड़ेगी।
नहीं तो इनकी इफेक्टिवनेस, अगर आप स्किप करेंगे, एक दिन 2 दिन नहीं खाइए तो स्किप करने पर ये काम नहीं करेगा, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी बेटे। क्लियर हो रही है बात? तो इससे इसके लिए एक और समाधान निकला, क्या? CDRI, हमारी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पिल बनाई जो कि है सहेली। ये इतनी बढ़िया है कि इसको वंस इन अ वीक लेना है, 7 दिन में एक बार, वंस इन अ वीक, मतलब 7 डेज ना लिखो, हाँ 7 डेज लिख लो। 7 डेज में 7 दिन में कितनी पिल? एक पिल। 7 दिन में एक पिल की जरूरत पड़ेगी, 7 दिन एक पिल, एक हफ्ते में एक पिल, 3 हफ्ते लो, एक हफ्ते मत लो। ये नॉन स्टेरॉइडल पिल बनाई गई बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन लखनऊ। लखनऊ में है हमारे पास बेटे। तो इन्होंने एक ड्रग बनाई है नॉन स्टेरॉइडल, 3 हफ्ते लो, एक दिन ना लो। और भी पिल्स हैं, इमरजेंसी पिल्स भी मार्केट में अवेलेबल है विच कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जो अनवांटेड 72 के नाम से चलते हैं, वो भी पिल्स मौजूद हैं विच कैन आल्सो प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज। तो दीज आर द पिल्स जो कि हम रोक सकते हैं। करेंगी क्या? होगा क्या? 2 ही काम होंगे, क्या? ओव्यूलेशन रोकना और फिर इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल कर दो। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग नहीं आएगा, एग नहीं आएगा, अगर इन केस एग आ भी गया तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, यूट्रस को अनफेवरेबल बनाए रखती है। ठीक हो गई बात? और कोई तरीका है सर? ये भी बात समझ में आ गई। गोलियां कौन खाए रोज रोज? तो भैया एक तरीका बच रहा है, एक काम करो, इसे परमानेंटली खत्म कर दो, इस प्रॉब्लम को। क्या कर दो? सर्जरिकल मेथड करा लो, एक बार में राड खत्म। मेल के केस में क्या है? मेल के केस में वैसेक्टोमी, और फीमेल के केस में क्या है? ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब ये मेल का जो होता क्या था? टेस्टिस, टेस्टिस से ये जा रही थी वास डिफरेंस, इस वास डिफरेंस को काटो और काट करके लाइगेट करके बांध दो, काटी और बांध दी। ऐसे ही फीमेल के केस में क्या है? ओवरी, ओवरी के ऊपर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को काटो और फैलोपियन ट्यूब को बांध दो। क्लियर हो रही है बात? कट एंड लाइगेट, क्या कर दिया हमने? कट कर दिया और लाइगेट कर दिया, काट दिया और बांध दिया। इसमें भी सेम, कट एंड लाइगेट। कट एंड लाइगेट वास डिफरेंस तो वैसेक्टोमी, कट एंड लाइगेट द ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब तो ट्यूबेक्टोमी। इनको काटो और काट करके बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, ये डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे, कट करेंगे, इनको सीज कर देंगे, बंद। अब आगे क्या होगा कि सर अब एक बात बताओ, आपने ये काट दिया, बांध दिया, यहाँ तो एग बन रहे होंगे, तो अगली बार फिर एग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। तो वो एग इकट्ठे होते रहेंगे क्या हर महीने? नहीं, जैसे जैसे पुरानी सेल्स होती हैं चली जाती है ना, तो उन पुरानी सेल्स को इम्यून सिस्टम की जो WBCs की है हमारी, वो क्या करती हैं? वो उनको आती हैं, तोड़ती हैं और एंगल्फ करके खत्म कर देती हैं। तो ये हमारी बॉडी की सिंपल प्रॉपर्टी है, पुरानी सेल्स को खत्म करना तोड़ करके और नई सेल फिर बनाना। तो वही काम यहाँ होता है। ऐसे ही स्पर्म्स के साथ होगा, स्पर्म्स धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे, WBC इम्यून सिस्टम क्या करेगा? जब यूज में नहीं है वो, तो यूज में नहीं है तो उनको तोड़ो, तोड़ करके एब्जॉर्ब कर लो, खा पी के चट करो, खत्म कहानी। क्लियर? परमानेंट प्रेगनेंसीज बंद। ये 6 तरीके हैं बेटे। कौन कौन से तरीके हमने पढ़े? हमने पढ़ा नेचुरल मेथड, हमने पढ़ा फिर बैरियर, फिर हमने पढ़ा आईयूडीज, फिर उसी में देखे केमिकल्स, फिर हमने देखा क्या अगला? पिल्स, गोलियां, और लास्ट वन हमने देखी क्या बाटे? ये सर्जिकल मेथड। तो ऑल दीज 6 मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज। क्लियर हो रही है बात? अब मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो, मोस्ट कॉमनली तो हम जनरल में तो हम यूज करते हैं क्या? जो ज्यादातर यूज किया जाता है दैट इज कॉपर टी आईयूडी, वो मोस्टली यूज किया जाता है, मैक्सिमम यूज किया जाता है वो। ठीक हो गई बात? अब एक और चीज आती है क्या? आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के सर इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है? तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जो उन प्रॉपर्टी पे खरा होता है वो सबसे अच्छा आईयूडी है। कौन कौन सा है वो सबसे अच्छा? वो है कॉन्ट्रासेप्शन, आईयूडी नहीं, सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन सी है?
तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, ये और सुन लो बस, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? इट यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी चीप, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, मतलब इजी अवेलेबल हो, इजी अवेलेबल, नो साइड इफेक्ट, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट ना हो, मोर इफेक्टिव, हद से ज्यादा इफेक्टिव हो, ऐसा ना हो कि इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाए, कम हो। तो यूजर फ्रेंडली, चीप, इजी अवेलेबल हो, नो साइड इफेक्ट, मोर इफेक्टिव, दीज आर द थिंग्स जो होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन के पास। क्या? कि वो यूज करने में आसान हो, ऐसा ना हो कि वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगा दिए, ये समझो और फिर उसे अप्लाई करो, इजीली अवेलेबल हो जाए। दूसरी चीज क्या? चीप, सस्ता होना चाहिए। सस्ता मतलब 6 लाख का ना हो, 5 लाख का ना हो, कोई नहीं खरीदेगा कॉन्ट्रासेप्शन, सस्ता हो। नेक्स्ट, इजीली अवेलेबल, ऐसा ना हो कि यहाँ दिल्ली से मैं है तो कलकत्ता लेने जा रहे हैं जी, वहां कहां जा रहे हो? कॉन्ट्रासेप्शन लेने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ना हो, हर जगह गली मोहल्ले, गली लोकल एरिया में हर जगह होना चाहिए अवेलेबल। नेक्स्ट, नो साइड इफेक्ट, अगर हम बॉडी में उसको यूज कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट बॉडी में ना हो। और लास्ट वन इज, उसकी इफिशियंसी हाई हो, वो अच्छे से हमें प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट कर सके। तो दैट इज द थिंग बेटा विच एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक। ये हमारा था बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कॉन्ट्रासेप्शंस। फिर नेक्स्ट हमारे मिलेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हमारी, दैट इज एमनियोसेंटेसिस एंड एमटीपी। तब तक के लिए आपको एक काम करना है, क्या करना है? कमेंट कर दो बेटे, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छा लगा हो सेशन, लेक्चर अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।